इस्लामिक नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एज एक्सपेक्टेड जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो कोर्ट्स के अंदर पहुंच गया है। सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला लेके जाया गया है और हाई कोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट है सिंगल मेंबर बेंच, उनकी तरफ से आज स्टे ऑर्डर भी दे दिया गया है कि कल तक जो है तमाम मुतलका इदारे ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने रिस्पॉन्स मांग लिया है और इस मामले को देखने के लिए कि अब इस मामले को किस तरह आगे लेके बढ़ना है। जो मेरे सामने नाजरीन इस वक्त जो ऑर्डर है पेशावर हाई कोर्ट का, उसके अंदर बताया गया है कि जी 4 चीज़ों के ऊपर हमने इस बात का तयन करना है। नंबर 1, क्या ये हमारी जुरिस्डिक्शन बनती है कि इसको हमने देखना या नहीं देखना। दूसरा ये कि क्या ये जो पटिशनर की तरफ से एक पटिशन की गई है, इसका कोई लोकस स्टैंड आया है, इसकी कोई बुनियाद बनती है। तीसरा पॉइंट नाजरीन वो ये कह रहे हैं कि ये जो दावा है रिजर्व सीट का, ख़ासतौर पर वो जो आर्टिकल 51(6) का हवाला दिया गया है, इसी तरह जो है सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला दिया गया है, उसके मुताबिक क्या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दावा बनता है। उसके बाद जनाब आला चौथा पॉइंट इसका यह है कि वेदर द डिफीट ऑफ नॉन जो है डिफेक्ट ऑफ द नॉन सबमिशन, वो जो लिस्ट जमा नहीं हुई, क्या उसका असर पड़ सकता है, ये जो सीटें इनको नहीं मिली। उसके बाद ये अगला जो 5वां पॉइंट ये है कि ये जो सीटें बुनियादी तौर पर क्या खाली रखी जा सकती हैं अगर इनको नहीं देनी। उसके बाद 6वां पॉइंट इस पे ये है कि वेदर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज मिसकंसीव्ड एंड मिस इंटरप्रेटेड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51(6), जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया है कि हम जनाब आला ये सीटें बाकी पार्टीज को दे दी हैं रादर, और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम लोग हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे साथ उस्मान अली साहब हैं, हमारे रिपोर्टर पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान के पास चलते हैं और उस्मान से हम जानते हैं कि अब जो है आने वाले दिनों के अंदर, एक तो ये कल बुला लिया गया है, इसके अंदर मैंने ये भी देख रहा था इस जो ऑर्डर के अंदर कि लार्जर बेंच की भी जो है गुजारिश की गई है। उस्मान, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि माहौल आपको क्या वहां पे लगा है आज की हियरिंग का? कल तक का स्टे ऑर्डर है, ये मामला आगे बढ़ेगा कि आपको लग रहा है कि कल ये फाइनल करके वापस भिजवा दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन को, या किसी और तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसको भिजवाया जाएगा पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, ये जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो इससे पहले भी पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन आज वो 2 दरख्वास्तें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन जब उसकी समाअत हुई तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उस वक्त पेश हुए थे, तो उन्होंने उन दरख्वास्तों को वापस लिया और उन्होंने ये इस्तदा अदालत से की कि हम नया दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे और उसमें जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है जिसमें मखसूस नशिस्तें जो है वो न देने का हुक्म जो इलेक्शन कमीशन का आया है, तो हम उसको उसमें चैलेंज करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने दरख्वास्त जो है वो तैयार किया था और फिर जाकर उन्होंने दरख्वास्त जमा किया और अदालत से ये इस्तदा की कि उस दरख्वास्त में कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो फिर उसमें दरख्वास्त जो है उन्होंने टाइम पर जो है वो सबमिट किया, तो उसके बाद अदालत ने उसको आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया है और 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर, तो उन्होंने इस केस पर जो है फिर समाअत की है। पाकिस्तान से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो वकला पेश हुए थे, तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि 2 ही बुनियादी नुकात है इस केस के। वो ये है कि जो कानून है, आईन है, वो ये कहता है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो सियासी जमातों को दी जाएगी जो जनरल नशिस्तें जिस पर कामयाब होते हैं, तो उस तनासब से जो है दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार पास हुए थे और फिर उन्होंने जाकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है, तो उनको वो सीटें जो है वो नहीं दे रहे, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने ये दरख्वास्त दायर किया है, जिस पर अदालत ने जो है फिर उनको सुना और उसके बाद थोड़ी देर के लिए अदालत ने वक्फा कर दिया है कि हम इस पर आर्डर जारी करते हैं। तो फिर अदालत ने जो है जो आर्डर जारी किया है वो तहरीरी हुक्म जो हुक्मनामा है वो भी हमारे पास जो है वो आई है, तो उसमें अदालत ने फिर 6 सवालात भी उठाए हैं और ये भी जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उनको ये हुक्म दिया है कि वो जो मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान जो है जिनको मुंतखब किया गया है, तो उनसे कल तक जो है वो हलफ भी न ले, और अदालत ने फिर इस पर जो अटार्नी जनरल है और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है, तो उनको भी माविनत के लिए जो है कल
के लिए नोटिस जारी किया है कि वो आए और जो 6 सवालात अदालत ने उठाए हैं तो फिर कल अब इस पर अदालत ने ये भी चीफ जस्टिस को जो केस है ये अरसाल किया है कि इसके लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए, क्योंकि ये जो आईनी क्वेश्चन है तो उस पर लार्जर बेंच जो है उसको सुने और उसके बाद। बहुत शुक्रिया उस्मान अली, बहुत शुक्रिया सारी तफसीलात फ्राहम करने के लिए। जो मैं आपके पास आता हूँ, चूंकि आपका कोर्ट का बैकग्राउंड है, मतलब कि आज की ये जो हियरिंग हुई कोर्ट ऑर्डर आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या लग रहा है आइंदा ये क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही मामला जाके हल होगा? देखिए मामला ये है कि जो ऑर्डर दिया है उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दी है कि जी इवन के स्पीकर नेशनल असेंबली वो हलफ ना लें, तो किस कानून के तहत की है जी? आपको पता है कि आर्टिकल 69 बड़ा वाजे है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है वो उसको इस्तिस्ना हासिल होता है, आप उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती अदालत। कोई इरेगुलरिटी भी है तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस को बंदा बात करता है तो वो आपके ऊपर जो है ना वो कंटेम्प्ट भी नहीं लग सकती, यानी कोई इस किस्म का अगर उन्होंने मलाइन भी कर दिया तब भी नहीं कर सकते। तो अगर कल सपोजिटली स्पीकर नेशनल असेंबली हलफ ले लेते हैं तो क्या ये जज साहब उनको कंटेम्प्ट में तलब करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आईनी ओहदा है। तो अभी इस वक्त उन्होंने जो ये स्टे दिया है, 1 दिन का स्टे है, कोई लंबा स्टे भी नहीं है, उन्होंने कल तक रोका है उनको, लेकिन ये भी करने की ये मजाज नहीं थी, क्योंकि अगर आप कल का ऑर्डर देख लें, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जो कि संगीन गद्दारी केस से मुतल्लिक जो परवेज मुशर्रफ वाला केस था उसमें उन्होंने हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में बताया है कि उसको स्ट्रेच किया गया है। तो हाई कोर्ट की भी एक दायरा इख्तियार है, वो महदूद है। तो पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उसकी एक दायरा इख्तियार में उसमें अगर आपको क्वेश्चंस रेज किए हैं, लेकिन वो स्टे देने का इख्तियार नहीं था ना उनके पास। देखिए मेरी बात सुने, ये आप तो बड़े अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं। जो एग्री पार्टी होता है उसका जो उसे सबसे कमतर चीज दी जाती है ना, उसको इनिशियल स्टे दिया जाता है। तो 24 घंटे में स्टे देने का इख्तियार होगा तो देंगे ना, वो सुबह चेक कर लेंगे। इख्तियार नहीं है। चलना देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं, मैं और आप ये ड्रामा नहीं कर सकते। अच्छा, मैं तो राय का इज़हार कर रहा हूं, अगर कल स्पीकर नेशनल असेंबली या को प्रोविंशियल असेंबली स्पीकर जो है बहुत बड़ा वो ले लेते हैं जी, अगर वो लेते हैं किसी से जो है वो हलफ ले लेते हैं, एफएम बट मेरे ख्याल में क्या करेंगे जी? क्योंकि जो है इससे पहले एक से ज्यादा इस तरह के फैसले आए हुए हैं कि जो कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक फैसला दे सकती है कोर्ट, पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। उसने सवाल उठाया है, हसन अयूब सवाल उठाया ये है बुनियादी तौर पर कि ये 51(6) का इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, गलत है सही है, कल उसको डिटरमिन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चोई साहब, आपने ये देख लिया, आपकी राय में क्या लग रहा है ये जो मामला अब शुरू हो गया है? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, अखबारात के अंदर जो लिख रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि यार चूंकि इबाम है और इस इबाम को दूर करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। योर थॉट सर? नहीं, मेरी तो कोई इसमें कानूनी राय तो नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये मुझे बता दे कि जब इतनी बड़ी तादाद एक पार्टी में शामिल हो गई है और उसका यानी इन लोगों का जो मैंडेट है ना, अगर वो पार्टी का था या नहीं है, जो उधर शामिल हो गए हैं 92 या कितने बंदे, उनका तो लोगों ने वोट दिए हुए है ना, और कितना वोट है उनका वो गिनने आया, उसके मुताबिक प्रोपोर्शनलिटी उनका राइट नहीं था माइनॉरिटीज और वुमेन। ये भी सवाल उठाया गया, अगर उनको जी ये रिफ्यूज करके उनका दूसरों को बांटने से कौन सा इंसाफ का तकाजा पूरा हो रहा है? और उतनी तो उन्होंने सीटें हासिल नहीं की जितनी उनको आप दे रहे हो पेट में रख के। ये एक बहुत ही भयानक किस्म की मिस इंटरप्रिटेशन है आइन की, और इसके ऊपर इसको ओवरटर्न करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो कल फिर एजिटेशन में पड़ जाओगे और फिर कहते ये देखो जी मुल्क को आदमी इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। लो जी, कर रहे हो जी। वो ऑलरेडी आज मौलाना फजल रहमान साहब ने ईद के बाद जो कह दिया है कि मैं एक लंबा जो है लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूं। नकवी साहब, आपके ऊपर आने से पहले, आपसे सवाल करने से पहले मैं आपके सामने आज एक पिलडेट की रिपोर्ट आई है, वो थोड़ी सी पढ़ देता हूं, फिर आपके मैं कमेंट्स चाहूंगा, क्योंकि इन नशिस्तों के हवाले से आपकी राय बड़ी जो है, आप बड़े इस्तेहकाम के साथ मुसलसल बात कर रहे हैं कि ये जिनकी है उन्हीं को मिलनी चाहिए। आज ये पिलडेट ने जो आम इंतखाबात 2024 के हैं उसके ऊपर नाजरीन अपनी रिपोर्ट, एक जायजा रिपोर्ट इशू की है। उसके अंदर बताया गया है कि 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया है। मतलब ये जो सारे का सारा प्रोसेस हुआ है, इसके अंदर बहुत ही जो है जो गैर जानमदारी बरती जानी चाहिए थी, जानमदारी बरती गई है। उसके बाद बताया गया कि इंतखाब के शेड्यूल में काफी ताहीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानब से गैर जानबदारी का फुकदान देखा गया। पोलिंग के दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई।
सर्विसेज मुअत्तल होने से इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत में मुश्किलात हुई। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करके इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से भी समझौता किया गया। पोलिंग के बाद आर्जी नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दे दिया है। फॉर्म 45 और 47 में बड़े पैमाने पर तफावत के इल्जामात ने भी इंतखाबी साख पर खदशात को बढ़ा दिया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 48, 49 की अशात में जो ताहीर हुई है उससे भी काफी ज्यादा सवालात खड़े हो गए हैं। तो आज ये पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक दिन के लिए स्टे ऑर्डर और ये जो पिलडेट की रिपोर्ट है नकवी साहब, दोनों को मिला के पढ़ें तो आपको क्या लग रहा है मामला किधर जाएगा, कैसे हल होगा, इसका क्या करेंगे हम? पहले तो मैं पेशावर हाई कोर्ट पे आपको बताता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट से ये फैसला 100% एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही कोई फैसला आएगा अगर से पेशावर हाई कोर्ट ये लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो म्यूजिकल चेयर है रिजर्व सीट्स का, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने नहीं आ जाता, क्योंकि इस पे फैसला जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ही इसको डिसाइड करेगी आइदर वे। और मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को उसी जमात को नशिस्तें देना चाहिए जिसके नाम पर ये जीत का है। आप पिलडेट की बात करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या पिलडेट या इस जैसी जो दूसरी फैशन या दूसरी और जो तंजीमें हैं, क्या कभी इनकी कोई इलेक्शन के बाद इस तरह की रिपोर्ट सामने आई जिन्होंने कहा हो कि ये इंतखाबात मुकम्मल तौर पर गैर इंसाफी थे और कालदम करार दिया जाए, या ये इंतखाबात मुकम्मल तौर पर फ्री एंड फेयर थे और इससे बेहतरीन आज तक इंतखाबात नहीं हुए? क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तंजीमें जो हैं वो इसी तरह की रिपोर्ट्स पे चलती हैं। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इनका ब्रेड एंड बटर है इस तरह की रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, बरतानिया में, दुनिया में जहां भी इंतखाबात होते हैं उसके बाद इस तरह की जो तंजीमें हैं वो इसी तरह की रिपोर्ट देती हैं, क्योंकि ये इसी तरह है। अमेरिका के इंतखाबात हुए, उसके बाद उन्होंने अमेरिका के इंतखाबात को भी करार दिया कि जी वो इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं थे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने क्या किया तो आपको पता है, किस तरह उन्होंने पार्लियामेंट पे ही हमला कर दिया। आपकी बरतानिया में आपकी राय सामने आ गई, लेकिन आपका जो सवाल है, आपने सवाल पूछा है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, ऑन द स्केल ऑफ 10 जो है, पिलडेट हो, फैफन हो, ये तमाम इदारे जो है वो रिपोर्ट करते हैं। हम एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। आपको पता है कि हमारा जो GSP प्लस हमें मिला हुआ है उसके पीछे ये तमाम जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इजहारे जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो उसका हमारा कितना स्कोर है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का कितना स्कोर है। लिहाजा कोई भी चीज फर्क है वैसे 18 की और 24 की रिपोर्ट में, वैसे वो सवाल है, वो खोल के देख लें, एनालिसिस उन्होंने खुद दिया हुआ है। वो उसके 2018 सेम है। 2018 में जब बड़ा, मैं आपको बता देता हूं, 2018 में जब बड़ा शोर पीटीआई की तरफ से किया जा रहा था ना, तो फैफन की रिपोर्ट है, हम आपको पिलडेट की बात करें, मैं पिलडेट की रिपोर्ट सर, मैं पिलडेट की रिपोर्ट भी बता रहा हूं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि लार्जली ये फ्री एंड फेयर हो गए, लार्जली। आपको याद होगा 2013 में इंक्वायरी कमीशन बना था, उसने कहा था पीटीआई की तरफ से बता देता हूं आपको, जो कौन सा बड़ा मसला है। अच्छा, हाँ जी, ये रिपोर्ट जो है काउंटिंग ऑफ वोट्स, कंप्लीशन, ट्रांसमिशन, कंसोलिडेशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ जो प्रोविंशियल जो रिजल्ट्स हैं जो 2024 है उसमें ये 40% है, 2018 में भी 40% है। अब असेसमेंट ऑफ प्री पोल फेज है, इसके ऊपर 50% दोनों, 18 24 दोनों भी 50% एक सब्जेक्टिव बहस में चले जाते हैं। आपने जिक्र किया वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो अच्छा किया आपने याद करवा दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर के ऊपर जो सबका उसके ऊपर जो नकवी साहब इल्जाम था ना कि जनाब आला आपने बगावत कर दी, आपने हमला कर दिया तो आप बागी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस के सामने ये मामला पेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, कह दिया जनाब आला ये जो कांग्रेस है, आपकी जो पार्लियामान है, ये उसका काम है किसी को बागी डिक्लेयर करना या किसी के हवाले से देना। ये जो कोर्ट्स के जरिए आप ऐसा काम नहीं कर सकते। लिहाजा वो उनको जो है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को उन्होंने अलाउ कर दिया है। 9-0 का वो फैसला आया कि आप इलेक्शन लड़ें। और आज अभी लेटेस्ट खबर यह है कि जो उनकी जो निकी हैली हैं, जो कि रिपब्लिकन्स विद इन पार्टी नॉमिनेशन के लिए उनके साथ मुकाबला कर रही थी, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब यार चूंकि अवाम की राय पार्टी के अंदर इस वक्त वे बिहाइंड ट्रंप, एग्जैक्टली, तो लिहाजा मैं भी अब ट्रंप के साथ हूं। देखिए, अभी तो हम इंतखाबात की इस रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं, पिलडेट की। अदरवाइज ये जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फैसला आया है ये एक दूसरी डिबेट है, इसके ऊपर नहीं सर, मैं आपने नकवी साहब वो इल्जामात की बात, इल्जामात तो वहां पर ये लगे थे कि रशिया ने इन्फ्लुएंस किया उनके इंतखाबात के अंदर
उस टाइम ये कहा गया था और उस टाइम ये भी कहा गया था कि ट्रंप के टाइम पर कि जो रिजल्ट है वो चेंज किए गए हैं। जी जो अमेरिका के जो इंतखाबात पर सवाल उठे हुए हैं माजी में। जी जो साहब आप फरमा रहे जी, नहीं सवाल उठ रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को सवाल भी नहीं उठाने दे रहे। उठाए जी, तो सवाल उठाते हैं, उसके ऊपर बात करना चाहिए। जी जो साहब गो अहेड। May I say something? जी नहीं चोई साहब सॉरी माजर चाहते हैं, अगर आप नौजवान है ना, उनके सवालात थे, उनके सवालों के जवाब भी देने होते हैं। जी साहब गो अहेड, अनइंटरप्टेड आपके पास टाइम है, जवाब भी देना। जी प्लीज मैं आपके पास। मुझे बताया कि 2018 में तो 2 दर्जन भी दरखास्त नहीं आई, तो अब 600 तक आ गई हैं। जी चोई साहब माशा लगाया हुआ है। अच्छा नकवी साहब निकालो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नकवी साहब ले आएंगे। अच्छा चोई साहब आगे बढ़ते हैं। वे फॉरवर्ड जो है धांधली पिलडाट कह रहा है जितनी मरतबा लास्ट टाइम पिलडाट ने जो वे फॉरवर्ड बताया है, जिस रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं चोई साहब जरा फैक्ट्स अपने देख ले, जमीनी हकायक के मुताबिक इतना ही है, बराबर ये काम। आगे बढ़ते हैं। 2018 में कितनी पुलिस साहब ये जरा दिखाइएगा जो वे फॉरवर्ड है वो दिखाया गया। चोई साहब आगे बढ़ते हैं। जो वे फॉरवर्ड पिलडाट की तरफ से दिखाया गया है ये भी बड़ा हैरान कुन है। वो पिलडाट के अंदर वो ये बता रहे हैं कि जो कानून है उसके मुताबिक जो 180 दिन के अंदर एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फैसला कर देना चाहिए एक इंतहाबी उजरदारी के ऊपर। और हैरान कुन तौर पर नाजरीन 2018 के जब इंतखाबात हुए थे उस वक्त 8 के करीब जो है ट्रिब्यूनल बनाए गए थे और इस वक्त इंतहाबी उजरदारियां ज्यादा है। और पिलडाट ये फरमा रही है कि और इलेक्शन कमीशन ने नाजरीन 9 जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब के अंदर रिकमेंड किए थे इस दफा बनाए जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 बने हैं। और उसके ऊपर भी एतराज है जनाब आला। मेरे ख्याल में इसके ऊपर खासतौर पर जो हारे हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आला ये बिल्कुल ये ज्यादा तादाद के अंदर बनने चाहिए और ताकि मामला आगे बढ़े। एक और इसके अंदर वे फॉरवर्ड बताया गया है वो बहुत मेरे ख्याल में वो ज्यादा वर्केबल है कि 2013 के अंदर जब पीटीआई सड़कों के ऊपर आ गई थी तो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हुकूमत ने रिकमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया। उसने फिर उसकी जो फाइंडिंग आ गई थी उस फाइंडिंग के मुताबिक काफी इरेगुलरिटीज तो जरूर डिटर्मिन की गई थी, लेकिन उस कमीशन ने यह बता दिया था कि लार्जली इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर है। लिहाजा जिक्र किया गया कि उस तर्ज के ऊपर एक नया कमीशन भी बनाया जा सकता है। तो चो साहब इसके ऊपर ये जो कमीशन बना मतलब आपकी नजर में वे फॉरवर्ड क्या है, आप क्या समझते क्या होना चाहिए? जाहिर है की तरीका है जो ट्रिब्यूनल ये है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसके जरिए आपने आगे बढ़ना है और तो रास्ता है कोई नहीं है। कोई आगे बता दें कि आप हार गए। बेसिक रिजल्ट का बेसिक है 45 फॉर्म, उसके मुताबिक जो जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करें पीरियड। अच्छा ट्रिब्यूनल में ही जाएगा ना, अगर फॉर्म 45 भी है तो वो भी तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ही जाकर वहां पर उनके हो सकता है कि पहले उनका फ्रांसिक होगा कि असली है नहीं है, फिर उनके अपने भी फॉर्म 45 है, थैले खुल सकते हैं, रिकाउंटिंग हो सकती है, बहुत से चीजें हो सकती है। इलेक्शन के पास ये ऑप्शन है कि विद इन 2 मंथ्स, मैं कल सुन रहा था कि विद इन 2 मंथ्स किसी भी हल्के के हवाले से अगर कंसोलिडेशन में उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी एक इरेगुलरिटी है, तफावत है, कोई मसला है, उनके फॉर्म 45 के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इलेक्शन कमीशन वो अपना नतीजा है या वो उसकी करेक्शन कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको नहीं लगता कि सारे का सारा मसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो अगर प्रोएक्टिवली काम करते हैं? कमीशन से किसी को उम्मीद नहीं है। चलिए साहब मैं नकवी साहब के पास। जी नकवी साहब जी देखिए, मैं इसका बहुत सादा सा सीधा सा जवाब है कि कमांड कॉन्फ्रेंस भी एक अमिया आया है और भी दूसरे फोरम्स पे ये बात की जा रही है कि जिसको एतराज है वो जो मुतालिका फोरम्स है वहां पे चला जाए और वहां से जो फैसला आता है उसको कबूल कर ले। ये एक सिंपल सी बात है, इससे आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं। देखिए ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मसला ये है कि हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये तारीख ये है, रवायत ये है कि अब बज़ाहिर है वो एक इस तरह के हमने देखा कि स्टे ऑर्डर्स 2008 से 2013 तक उस वक्त हमने देखा कि मोहतरम चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त के थे पंजाब के वो स्टे ऑर्डर्स पे 18 से 24 गया है जी कासिम सूरी वाला। सर मैं वही सारी बताता हूँ। जी जी क्यों परेशान हो रहे हैं सारे मैं हिस्ट्री तारीख में फैसला दे दिया ना, तारीख बता। अच्छा मैं नकी साहब एक मिनट अदालत में आपके साथ हैं, आप जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो नाजरीन 2008 से 2013 तक शहबाज शरीफ साहब स्टे ऑर्डर पे रहे। 2013 से लेके 2018 तक हमने देखा कि एक से ज्यादा ऐसे केसेस थे कि वो उजरदारियां वो चलती रही। फिर वो ये जिक्र किया कासिम सूरी साहब का वो स्टे ऑर्डर चलता रहा। उसके बाद आपको याद होगा कि जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो शर्म होती है, कोई हया होती है,
उनका फैसला जो है इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वहां पे जब मामला हुआ वो भी सारा सबके सामने फैसला आया। तो नाज़रीन मामला है मेरे ख्याल में, मेरी राय के मुताबिक ये सारे का सारा जो काम है, जो पेल्डेट की रिपोर्ट के अंदर ये जो सारी चीज मौजूद है, जो कि जमीनी हकायक है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में किसी की दो राय नहीं है। सबसे बड़ा सवाल 2018 में ये पैदा हुआ था कि नताइज लेट हो गए थे, और हमारे जो एक्साइटेड खासतौर पर हसन अयूब साहब जैसे जो लोग हैं उस वक्त उन्होंने कहा जनाबे अल्लाह ये मैनेजमेंट सिस्टम बिठाया गया ये एक बंदे को जितवाने के लिए, एक पार्टी को जितवाने के लिए। अब वही सवालात जो है अब दूसरी पार्टी वाले बैठे हैं कि जनाबे अल्लाह अब जो आपने जो बंद कर दिया इंटरनेट, आपने इलेक्शन डिले कर दिया, वो 24 घंटे के लिए आपने 4-4 दिन कर दिया, आपने फॉर्म 45 14 दिन के अंदर अपलोड करने थे, आपने वो नहीं किए। तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि ये सारे काम ठीक करता, अब उस वजह से सारा मामला खराब हुआ पड़ा है। और बात बिल्कुल सही है, एक वे फॉरवर्ड यही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सड़कों के ऊपर इसके फैसले नहीं होने। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पार्लियामान नहीं बनी है, हमारी अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देखें और ये जो भी है इसको स्मूथली मामले को आगे चलाएं। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। जाहिर है मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी तकसीम है, लड़ाई झगड़ा है, कल आपने देखा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया आया था उसमें यही बताया गया था कि जो भी मामलात है उसका हल आपने निकालना है, तो उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, पार्लियामान मौजूद है, तो सियासी इस्तेहकाम के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आगे बढ़ा जाए। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच आफ्टर द इलेक्शन इन द नेशनल असेंबली जो की थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था मिसाके मुफाहमत के ऊपर बात होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई गाइडलाइन, कोई कंक्रीट स्टेप्स वो उसके अंदर कोई कुछ नहीं बताया था। वो क्या फरमाया था उन्होंने, वो भी आपके सामने रखते हैं। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाके मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठे तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, वो क्या फरमा रहे हैं कि दोनों अतराफ को क्या करना चाहिए इस मामले को लेके अगर आगे बढ़ना है, वो भी सुने। मुफाहमत के लिए जो एक बुनियादी चीज होती है वो होती है कि जी दोनों तरफ इसका एहसास हो और दोनों तरफ इसका जज्बा हो और विल मौजूद हो जी कि चलें, हमने जो माजी में हो चला, अब हम मिलजुल के आगे निजाम को चलाते हैं। अब ये दोनों तरफ में जाहिर है ये कैसे होगा, उसके लिए जो इस वक्त जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो रिजर्व सीटों के ऊपर है। अब रिजर्व सीटों के ऊपर कुछ जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उन्होंने अच्छी बात की, मेरे ख्याल में हमारे नकवी साहब भी पहले दिन से यही बात कर रहे हैं और ज्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी समझबूझ रखते हैं वो यही बात करते रहे जनाब आला ये आपका हिस्सा नहीं है, आपको खुद ही वापस कर देना चाहिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की रवायात नहीं है। क्या फरमाया कुछ इनके जो रहनुमाओं ने कुछ दिनों से, वो क्या फरमा रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। अगर उनकी सीटें बनती हैं, उनको पार्टी का नाम रिस्टोर किया जाए, उनको सीटें दे दी जाए, क्या हो जाएगा। मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करती हूं और सपोर्ट करती हूं कि जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाए। लॉ के अंदर ये सीटें हमें नहीं मिल सकती। तो आप मान रहे हैं ये हमारा हक नहीं है? नहीं, ये सीटें हमें नहीं मिल सकती, ना मिलनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर ये ग्रुप इकट्ठा हुआ है तो इनको इनकी नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला ये आता है कि स्पेशल जो सीटें हैं वो उसको नहीं मिलेंगी उस जमात को या उन आज़ाद लोगों को, तो आप ये देखें कि ये भी एक बयानिया बनेगा कि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की। मैं जाती तौर पे राय दे रहा हूं कि उनको सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा हसन नकवी साहब की भी राय इसके अंदर आ चुकी हुई है, ज़ाहिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब की भी यही बात है और ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं। अब ये जो चंद लोगों के हमने बयान आपको सुनवाए, पार्टी जो है हमारे तहायात कायद की, वो ये कह रहे हैं कि इसका हल यही है कि उनको वापस मिलनी चाहिए और इसी के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, नून लीग को ये बात करनी चाहिए, बजाते खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि रवैया क्या इख्तियार करती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ, मतलब क्या करें वो। देखिए वो जिस तरीके से वो जिस किस्म की वो कह रहे हैं कि ये जाली प्राइम मिनिस्टर है, पहले प्राइम मिनिस्टर माने, मुज़ाकरात की मेज पर आए,
ठीक है, और फिर कहें कि जनाब खाली ना सिर्फ इंतखाबी धांधली की तहकीकात कराना चाहें, वो भी हो सकती है, और आइंदा आने के लिए जो आपने इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए जो वे फॉरवर्ड करना है वो भी कर सकते हैं। अगर देखें पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, तमाम लोग बैठ जाएं, जैसे 18वीं आईनी तरमीम हुई थी इस तरह की कोई तरमीम कर लें, ताकि जो मुल्क में इंतखाबी अमल है ये साफ और शफाफ बन सके, और बेसिकली उसी जो अमेंडमेंट है उसके अंदर ये इशू भी रिजॉल्व हो जाए, तो तरीकाकार तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए माहौल बनना बड़ा जरूरी है। वो माहौल इस वक्त मौजूद नहीं है मेरे ख्याल मुताबिक। अगर ये चाहते हैं कि इनको ये नशिस्तें मिलें तो इसके लिए इनको दीगर जमातों के पास तो आना पड़ेगा। आपके ख्याल में नून लीग को कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहा है, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ज़दाई साहब की जो जमात है वो हर एक के पास जा रही है। महमूद खान भी देखिए हर एक के पास जाएंगे, मुझे वोट दें, तो यही तरीका कार होता है ना, जब आपको कुछ चीज चाहिए होती है तो आप चल के जाते हैं। वो एमक्यूएम के पास भी चल के गई है पीपल्स पार्टी, ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज के पास भी चल के गई है। जिसको आपको चाहिए तो फिर इनिशिएटिव आपने लेना है। सवाल आप उनको गाली निकाल रहे हो और वो कहें कि हम आपको नशिस्तें दे रहे हैं। हुकूमत में कौन है इस वक्त? हुकूमती इत्तेहाद है। हुकूमत ने क्या ऑफर किया? उन्होंने कहा जी कि ठीक है मुफाहमत के लिए आ जाए। क्या कर रहे हैं? बैठे नहीं, उन्होंने डिड दे ऑफर प्राइम मिनिस्टर तस्लीम तो करे ना। उनका जो सीएम है वो जीव पर गरीब से भी गुफ्तगू कर रहा है। वो आगे से कहता है जी कि मैं ये जो जाली जो प्राइम मिनिस्टर इसको मानता नहीं हूं। कल यहां पर 23 मार्च की परेड होनी है, उसमें क्या वहां पर नहीं आएगा सीएम? आगे बढ़ते हैं नाजरीन। अब इसके ऊपर जो जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो एक ही डिमांड है, वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट एक्सेप्ट करें। तो हमारा जब डिमांड ये हमारी नहीं मानी जाएगी तो हम क्या करेंगे? फिर वो क्या फरमा रहे हैं, फिर लड़ाई होगी, और लड़ाई पाकिस्तान के हक में नहीं है। सुनेंगे वो क्या फरमा रहे हैं। ये 15-20 एमपीएस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे। इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे, दो हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। नकवी साहब, बड़ा दिल तो जाहिर है जो बंदा जिसके पास इख्तियार होता है उसी को करना पड़ता है। अगर तो हम वापस चले जाए ना तो हमेशा ये होता जी उन्होंने ये 2018 के बाद पीटीआई ने कहा था हम आपके साथ ये करेंगे, लिहाजा ये भी कर रहे हैं, उससे पीछे चले जाएंगे तो फिर लड़ाई तो बढ़ती रहेगी। आपकी नजर में एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत को क्या करना चाहिए? ऑलिव ब्रांच जो है वो किस शक्ल के अंदर पीटीआई को के सामने रखनी चाहिए जिससे मामला के अंदर कुछ बेहतरी आए, वो बातचीत आगे चले? देखें, अगर अकल की बात करें, कॉमन सेंस की बात करें और जो सच बात है वो करें, तो ये सीटें तो हैं ही, जिनकी उनको दे दी जाएं, वो क्यों आपके पास आए और आपकी मिन्नतें करें कि हमारी सीटें हमें दो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के रवैये को भी देखना होगा। वैसे तो इन सीटों पे पीटीआई का 100% हक है और उन्हें ही मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हसन अयूब भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि पीटीआई अपने रवैये को भी देखे। आप जब असेंबली के फ्लोर पे मीडिया टॉक्स में आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे कि जिससे जिन लोगों से आप तवक्का कर रहे हैं कि वो आपके लिए बड़ा दिल करें और आपके लिए आगे बढ़ें और मफामत को आगे बढ़ाएं, तो आपको भी अपना अंदाजे गुफ्तगू वो रखना होगा कि जिन लोगों से आप तवक्का कर रहे हैं वो आगे बढ़ें। एक बात। दूसरी बात, वो तमाम सियासी जमातें जो ये नशिस्तें ले रही हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, हो सकता है फार्म 45-47 का झगड़ा तो जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप ये नशिस्तें ले लेते हैं तो ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा असेंबली के अंदर, याद रखिएगा। बिल्कुल आपको हॉन्ट करता रहेगा ये। सही फरमा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, आपको पता है कि अब जो दिन गुजरते जा रहे हैं हुकूमत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जाता है इस्लामाबाद इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर कि जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो इनका रवैया मुख्तलिफ होता है, जब इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो फिर इनका रवैया बड़ा सख्त हो जाता है। जो बात कही जाती है वो टीवी पे हम नहीं करते। एहसन इकबाल साहब और मोहतरम राना तनवीर साहब क्या फरमा रहे हैं, ये भी सुने। अगर आप इनारकी और क्याउस फैलाएंगे तो वो पाकिस्तान के मुआशी बहाली के अमल से बराह रास्त तसादुम होगा, सैबोटाज करने की कोशिश होगी। उसके लिए हमने भी जो आइन पे हल्फ लिया है वो इस बात का तकाजा करता है कि हम पाकिस्तान के मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और मुल्क में किसी इनारकी को कबूल ना करें। अगर तखरीबकारी करनी है, अगर इंतशार की सियासत करनी है जो शुरू से पीटीआई कर रही है, तो मेरे ख्याल टाइम आ गया है कि इस इंतशार को ख़त्म किया जाए और जो भी इस सिलसिले में हो सकता है वो किया जाए, चाहे मुफाहमत के जरिए हो या कोई और जरिया इस्तेमाल किया। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब सारी सूरत हाल आपके सामने है। आपकी जो समझ बूझ है, आपका माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा तजर्बा है, हल आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन कमीशन तो जिस अंदाज से आगे चल रहा है
अक्रॉस द बोर्ड मैं देख रहा हूं कि किसी भी जगह से आप डॉन के एडिटोरियल्स पढ़ लें, जंग पढ़ लें, बाकी तमाम अखबारात और हमारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उनकी बात सुने, तो इलेक्शन कमीशन तो सारे नाउम्मीद हैं। आपको क्या लग रहा है हाल इसका कैसे निकलेगा? नहीं, इस वक्त तो सबने नाउम्मीद किया और आप कहते हैं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अभी इलेक्शन हुए नहीं थे तो अमेरिका से एक वेल प्लेस बहुत अमीर पाकिस्तानी आए हुए थे, जिनको देख के ना आपके और मेरे सब की बातें खिल जाती हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कि जो इमरान खान जो है और पीटीआई जो है उनको अपना जो भी इलेक्शन हो उसके रिजल्ट्स कबूल करने का इनको देनी चाहिए गारंटी। मैंने कहा यानी वो पहले ही लिख के दे दें कि जो जो होगा हम उसके तस्लीम करेंगे। भाई आप उनको क्या कहेंगे कि जिनके फॉर्म 44 कुछ कह रहे हैं और आप कुछ उनको रिजल्ट दे रहे हैं और सारे मुल्क ने देख लिया। ये रिजल्ट जो है ना, माफ करना, किसी ने कबूल नहीं करने, आप पसंद करें या ना करें। जय साहब, आपने अमेरिका का जिक्र किया तो अमेरिका की तरफ से अभी भी ये फरमाइश आ रही है, वो अमेरिका बार बार हमें कह रहा है और वो बिल्कुल बात सही है कि ये जो इरेगुलरिटीज सामने आई हैं, आज भी डॉन के अंदर खबर छपी हुई है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, वो कह रहे हैं कि यूएस रीइटरेट्स नीड फॉर फुल प्रोब इनटू द इलेक्शन इरेगुलरिटीज। तो जितना जल्दी होगा ये मामला, मेरे ख्याल में इसके अंदर तहकीक हो जाए, जो भी तफ्तीश होनी है वो हो जाए, ताकि मामला आगे बढ़े। और बात बिल्कुल सही है, नकवी साहब भी बात कर रहे हैं और चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई अगर बढ़ती रही इसी तरह पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाहौर के अंदर वकला से जो खिताब कर रहे थे मोहतरम जो है मौलाना फजल रहमान साहब, वो हमारे जनाब आला ईद के बाद बार मैं आ रहा हूँ, आपकी 4-5 जो कौम परस्त जमातें हैं बलोचिस्तान के अंदर वो सड़कों के ऊपर हैं। आप सिंध के अंदर जो हालात वाक़ आप देख लें, GDA है वहाँ पे, जमात इस्लामी है वहाँ पे, PTI, वो भी सारी सड़कों के ऊपर है। लिहाजा इतनी बड़ी जो लड़ाई है, तकसीम है, अगर इसका कोई हल निकालना है तो हमारे सियासतदानों को कहीं मिल बैठना पड़ेगा, इस मामले को आगे लेके जाना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, नुकसान इस मुल्क का है, हुकूमत में चाहे जमात हो चाहे अपोजिशन के अंदर, इवेंचुअली पीपल ऑफ पाकिस्तान विल सफर। और मेरे ख्याल में लोगों का तो पहले ही जो है वो सबर का पैमाना में फुल हो चुका हुआ है। खुदारा आगे बढ़ने की कोशिश करें। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछली जब हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जब वो उनके इश्तहारात लगते थे खासतौर पर जो हुकूमती इक़दामात के ऊपर, तो जाहिर है वो ये कहा जाता था कि ये पैसा आपके किसी वालिद साहब की तरफ से नहीं लगाया गया, ये आवाम का पैसा है, हुकूमत का पैसा है। और जाहिर आपने देखा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जो रिलीफ पैकेज है अच्छी बात है, गरीबों के लिए इनको मिलना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर मैं नहीं समझता, मेरी राय है कि इसके ऊपर जो हमारे ताहयात कायद की तस्वीर लगाने की जरूरत है। सबको इस बात का इल्म है कि इस वक्त जो मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो मोहतरमा जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, और पंजाब हुकूमत अगर ये काम कर रही है तो क्रेडिट उन्हीं को जाना था। मुझे नहीं लगता कि ये इनके जो एडवाइजर हैं खासतौर पर कम्युनिकेशन, वो इसको इस हवाले से कोई अच्छा उनको मशवरा दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्टोरी है नाजरीन, अजहर जावेद साहब हैं, ये लंदन बेस्ड रिपोर्टर हैं, ये पहले हम दुनिया न्यूज़ के अंदर थे, आजकल एक और टीवी चैनल के साथ हैं। ये बड़े करीब माने जाते हैं और सबसे पहले इन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी कि पीटीआई के कुछ लोग पीटीआई छोड़ने जा रहे हैं। वो काफ़ी अर्सा पहले की बात है। वो काफ़ी उनका काफ़ी दिल जला हुआ है। इसको देखिएगा, वो कौन है जिन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया और अब इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनने की राह में उनके रुकावट बन रहे हैं। तो सबसे पहले नाजरीन मैं नकवी साहब के पास जाता हूं। नकवी साहब, दो चीजें हैं, टाइम वक्त हमारे पास कम है, जो है जरा क्विक कमेंट कर दीजिएगा कि क्या जरूरी होता है अगर मैंने गरीब को देना है कोई राशन तो उसके ऊपर मैं अपनी तस्वीर लगाऊं? एक्चुअली हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे कल्चर में रहते हैं, ऐसी रिवायतों में रहते हैं, हम एक ऐसे सियासी कल्चर में रहते हैं कि जहां ये चीजें जो हैं अब लाजमी हो चुकी हैं। और आज से नहीं, कई सालों से, चाहे किसी की हुकूमत हो, चाहे पंजाब में हो, सिंध में हो, होना चाहिए कि नहीं? देखें, आप इस पे मैं इस पे ये जवाब नहीं दे सकता कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज हमारी अब सियासी जमातों की रिवायत का हिस्सा बन चुकी है। चले आगे बढ़ते हैं, वक्त थोड़ा है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपका क्या कहना है कि ये क्या जरूरी था? ये मतलब जाहिर है राशन का थैले के ऊपर इस तरह काम करना, मतलब तस्वीर लगाना। यार इस तरह के थैलियां लिफाफियां ना कोई काम नहीं बनना। आपने देख लिया, जो आपने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए वो सब आपके मुंह पर पड़े थे। और एक दिन मैंने कभी कहा नहीं था
एक दिन मैंने कसम खा के कहा था, तो उस दिन बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी कि यार ये मेरे पास जितनी रिपोर्ट्स है इनके बरक्स आ रही है, अगर याद हो किसी को तो। अभी भी मैं ये कहता हूं कि अगर आपने कोई मेजर काम लीजिएगा जी, नहीं आपके जरूर लेंगे, आप जरूर कमेंट लेंगे। आपकी वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन के लिए अगर कोई प्लान है तो उस पर ये कॉस्मेटिक ये यानी चुंगे जड़े ने इन्हों ना काम नहीं चलना। चलें जी हज़रत न्यूज़ साहब, वो पीटीआई का झंडा लगा दिया था ना हेल्थ कार्ड के ऊपर, वो बड़ा जनाब तारीखी हेल्थ कार्ड कहते हैं। तो आज डॉन में खबर लगी हुई है, मिस यूज ऑफ हेल्थ कार्ड स्कीम, 80% ऑफ सी सेक्शन प्रोसीजर्स कंडक्टेड एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन पंजाब। तो मिस यूज हुआ है, फुल टाइम मिस यूज किया गया है। अल्लाह करे कि ये 3.5 करोड़ तकरीबन फैमिलीज को जो ये राशन देने जा रहे हैं ये मुस्तहिक लोगों को मिले। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सब चीज़ें मुस्लिम लीग नवाज ने मैनेज नहीं करनी, जो कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उन्होंने मैनेज करना है। लिस्टों में हमेशा वाटर स्कीम का पता हर दौर के अंदर लिस्टों के अंदर बिल्कुल बेज़ाब्ती होती है, चाहे मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की हो, कोई भी हो। तो मुस्तहिक आदमी का जो हक खा जाते हैं दीगर लोग, वो नहीं होना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करना आदमी के पास ये हल पहुंचना चाहिए जो उसका जो भी उसका हक है। लेकिन मसला ये है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर इतने बुनियादी से हैं, उसके ऊपर हमारे सियासतदान जो है पता नहीं फिर क्यों इतनी समझ से आ रही बातें करते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।